सो ब्रेक के पहले हम लोगों ने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे चेक किया जाता है, ये बताया गया था। नेक्स्ट हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सो यूजिंग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूज करके हम एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, देखिए। स्टेप 1, फाइंड द आइगेन वैल्यूज एंड आइगेन वेक्टर्स ऑफ द गिवन नॉन डायगोनल मैट्रिक्स ए। जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसका आप आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है। सपोज आपने ए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू कैलकुलेट किया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n। ए मैट्रिक्स का आइगेन वेक्टर कैलकुलेट किया, x1, x2, x3 अप टू xn। So these are the eigenvalues of the matrix A. These are the eigenvectors of matrix A. यहाँ पे मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया जाए, ये जो x1, x2 आइगेन वेक्टर है, इन आइगेन वेक्टर्स को आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो आइगेन वेक्टर है इसको आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखो या अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखो, जब आप डायगोनलाइज करेंगे मैट्रिक्स का फॉर्मेट सेम रहता है। तो यहाँ पे आप आइगेन वेक्टर को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इसके नॉर्मलाइज्ड होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करता। तो साथ साथ एक एग्जांपल डिस्कस करते चलते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है ए, 2 क्रॉस 2 नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। एलिमेंट्स आर 5, 4, 1, 2। ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हमें डायगोनलाइज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आइगेन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बाय सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, यहां से हमें मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज मिल जाएंगे। इस मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू आएगा 1 and 6। जस्ट सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आ जाएगा 1 and 6। ओके, नाउ आइगेन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। इस मैट्रिक्स का अगर आप आइगेन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, पहले अगर हम लैम्डा इक्वल टू 1 की बात करें, लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन आता है ना आइगेन वेक्टर के कंपोनेंट्स के बीच में। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग आप रिलेशन कैलकुलेट करो, x2 विल बी इक्वल टू माइनस x1। x2 और x1 क्या है, आइगेन वेक्टर के दो एलिमेंट्स। तो दैट मीन्स आइगेन वेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 आप क्या लिख सकते हो, x2 इक्वल टू माइनस x1। तो x1 अगर 1 है तो x2 कितना होगा, -1। तो दिस इज द आइगेन वेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। सपोज दिस आइगेन वेक्टर इज कैपिटल x1, इसको कैपिटल x1 बोलते हैं। सिमिलरली जो दूसरा आइगेन वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू 6, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी आप आइगेन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन आएगा x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन 4। x2 इक्वल टू x1 अपॉन 4। तो यहां पे आप देखिए आइगेन वेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 6, जो कंपोनेंट्स है उसको इंटीजर में रखते हैं। अब फ्रैक्शन रखेंगे तब भी चलेगा। अगर आप x1 को 4 एज्यूम करते हैं तो x2 कितना चलाएगा, 1। आप ऐसा भी कर सकते थे, आपने x1 को 1 मान लिया तो x2 कितना हो जाएगा, 1/4। अगर आपने x1 को 1 माना तो x2 हो जाएगा 1/4। उससे भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है,
तो हमने इसको इंटीजर में रखना चाहता हूं तो इसको मैंने 4 लिखा तो ये 1 आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप 1/4 भी रखते हैं फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है उसको हमने x2 मान लिया। तो फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर। आई थिंक क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कीजिए जो बाद में हम डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। जो ये आइगन वेक्टर आया है x1 x2, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? x1 एंड x2, कैपिटल x1 कैपिटल x2। इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक को आप दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। तो जो दो आइगन वेक्टर्स आए हैं कैपिटल x1 कैपिटल x2, ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। स्टेप 2, यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो हमें सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स यूज करना पड़ता है। तो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स क्या है? तो वही स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में बेसिकली हम सिमिलैरिटी मैट्रिक्स P और P इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, P एंड P इनवर्स। तो देखिए क्या बोला गया है, चूज द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स P such that eigenvectors of matrix A are the columns of matrix P. This part is important. जो मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स हैं, जो मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स हैं वो P मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे। जैसे A सपोज एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, जो A है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो A के कितने आइगन वेक्टर्स होंगे? n आइगन वेक्टर। तो A अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसके n आइगन वेक्टर्स होंगे। वो जो n आइगन वेक्टर्स हैं वो P मैट्रिक्स के n कॉलम्स होंगे। तो A मैट्रिक्स के जो n आइगन वेक्टर्स हैं वो P मैट्रिक्स के n कॉलम्स होंगे। मतलब जैसे पिछले स्लाइड में लिखा गया था A मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स क्या है? x1 x2 x3। तो P मैट्रिक्स हम ऐसे लिखेंगे, देखिए P मैट्रिक्स इक्वल टू A मैट्रिक्स का जो फर्स्ट आइगन वेक्टर है x1, उसको फर्स्ट कॉलम, x1 इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर। A मैट्रिक्स का जो सेकंड आइगन वेक्टर है x2 एज अ सेकंड कॉलम। ऑब्वियसली जो आइगन वेक्टर होगा वो भी तो कॉलम के फॉर्म में ही आता है। जो आइगन वेक्टर होता है वो भी कॉलम मैट्रिक्स में आएगा। तो आइगन वेक्टर के जो एलिमेंट्स है उसको ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट आइगन वेक्टर फर्स्ट कॉलम, सेकंड आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम, ऐसे ही nth आइगन वेक्टर nth कॉलम। तो मैट्रिक्स के n आइगन वेक्टर्स होंगे, वो P मैट्रिक्स के n कॉलम्स की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे P मैट्रिक्स यूज करना है। तो इससे जो P मैट्रिक्स आएगा वो एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो P मैट्रिक्स को इस तरीके से चूज करना है। नाउ P मैट्रिक्स आपने चूज कर लिया, फिर क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन मैट्रिक्स P इनवर्स, बिकॉज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में P इनवर्स भी चाहिए। तो P इनवर्स क्या लिख सकते हैं आप? फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P बाय डिटरमिनेंट ऑफ P। तो P इनवर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ P बाय डिटरमिनेंट ऑफ P। तो सेकंड स्टेप में जस्ट हम P मैट्रिक्स लिखते हैं। A मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स हैं वो P मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे, और P मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के बाद हम P इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कुछ देर बाद हम एक चीज देखेंगे, जो A मैट्रिक्स है ना, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं।
ए कौन सा मैट्रिक्स है जिसको हम डायगोनलाइज कर रहे हैं? जो ए मैट्रिक्स है ये अगर हर्मिशियन होता है, ए इज द मैट्रिक्स जिसको हम डायगोनलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में जो था ए मैट्रिक्स, सपोज ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इन दैट केस जो पी मैट्रिक्स आता है ना वो यूनिटरी मैट्रिक्स आता है। कैसे यूनिटरी मैट्रिक्स, कुछ देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जो सिमिलरिटी मैट्रिक्स पी आएगा वो ऑलवेज एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगा। अब मुझे बताइए, पी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है, जो पी है ये अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है और आपको पी इनवर्स कैलकुलेट करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स क्या लिख सकते हैं? पी डैगर। यहाँ पे आप यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और इनवर्स कैलकुलेट करने से डैगर कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। डैगर मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज फिजिक्स में स्पेसिफिकली क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैट्रिसेस का यूज होता है उसमें सारे मैट्रिसेस नॉर्मली हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर ही होता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। जो कैपिटल ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो पी यूनिटरी होगा, तो पी इनवर्स इक्वल टू पी डैगर आप लिख सकते हैं। नाउ जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, जो भी ए मैट्रिक्स था, उस एग्जांपल के कॉरिस्पॉन्डिंग पी मैट्रिक्स क्या होगा? तो स्टेप 1 में हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया था। ए मैट्रिक्स क्या था? ए मैट्रिक्स था एलिमेंट्स आर 5 4 1 2, इसके हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट किए थे। तो पी मैट्रिक्स कितने आइगन वेक्टर थे? दो। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर था 1 -1 और सेकेंड आइगन वेक्टर था 4 1। सेकेंड आइगन वेक्टर के एलिमेंट्स सेकेंड कॉलम। पी मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, x1 x2। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है x1 को पहले लिखना है x2 को बाद, अगर हम इनको ऑपोजिट लिखें x2 को पहले x1 को बाद में, उसका क्या इफेक्ट होगा अभी आएंगे। अगर आप आइगन वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं ना तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो x1 x2 आप x2 को पहले लिख सकते हैं, x1 को बाद में लिख सकते हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा अभी बता रहे हैं। तो x1 फर्स्ट कॉलम, x2 सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्या करते हैं, p इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ p बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p कैलकुलेट करके, यह आएगा 1/5 एलिमेंट्स आर -1 4 1 1। सर फर्स्ट वाले में -1 कैसे होगा? मैंने गलत लिखा, जस्ट वन से कुछ मैंने गलत लिखा। 1 जस्ट 1 से 1 -1 तो ये है, ये -4 आएगा, -4 +1, ठीक है ना भाई? सर -1 भी कहाँ होगा? ऊपर वाला नहीं होगा, नहीं होगा सर, +1 ही होगा। इंटरचेंज करें ना, बिल्कुल 1 -4 1 1, ठीक है। तो P इनवर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज सेकंड स्टेप। क्लियर है ये? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कीजिए, जो P मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो 5 आएगा।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 5 विच इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, तो P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और P इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज जो डायगोनलाइजेशन हम कर रहे हैं वो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉन जीरो, तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे। इस केस में तो एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। लास्ट स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 बेसिकली है you have to perform the similarity transformation. Perform similarity transformation and obtain diagonal matrix D. तो क्या करना है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन P इनवर्स AP, A तो क्वेश्चन में गिवन होगा, P एंड P इनवर्स आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, तो P इनवर्स AP इन तीन मैट्रिसेस का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म, इस फॉर्मेट का मैट्रिक्स मिलेगा, इसको बोला गया है D, and D is the diagonal matrix corresponding to A. D is the diagonal matrix corresponding to A. ठीक है, तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको डी बोला गया है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स आया है उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या आए हैं? आइगन वैल्यूज। जो ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज थे वही डी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। जब आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज ही आएंगे। मतलब जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ए मैट्रिक्स था, एलिमेंट्स थे 5 4 1 2। इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया, फिर पी मैट्रिक्स कैलकुलेट किया, पी इनवर्स कैलकुलेट किया। इफ यू परफॉर्म सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पी इनवर्स एपी, तो आपको ए मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, एंड डायगोनल मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 6। अब देखिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज ही हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 1 एंड 6। जो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज थे वही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे डायगोनल मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग, जैसे ऊपर लिखा गया है। ये n बाई n मैट्रिक्स के लिए है, हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ए तो क्वेश्चन में गिवन था, P एंड P इनवर्स ये था, ये P था, ये P इनवर्स था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा। तो इस तरीके से आप एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ D is equal to eigenvalues of matrix A. ये always true। of matrix A, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए true है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो समझना इंपॉर्टेंट है, जब कुछ देर पहले किसी ने क्वेश्चन भी किया था, हमने सिर्फ बोला जो ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज है वही डी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे,
कैलकुलेशन किया वही आएगा, अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने आइगन वैल्यू 1 को पहले लिखा है और 6 को सेकंड में लिखा है, 1 को पहले लिखा, 6 को सेकंड में लिखा, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, 6 को पहले लिखते, 1 को बाद में लिखते। कौन सा आइगन वैल्यू पहले आएगा और कौन सा आइगन वैल्यू बाद में आएगा, मतलब आइगन वैल्यूज का पोजीशन क्या होगा, ये क्या आर्बिटरी है या पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, या आर्बिटरी कुछ भी लिख सकते हैं। 1 6 लिख के अगर 6 1 लिखते तब भी करेक्ट होता। हमने 1 को ही पहले क्यों लिखा है, 6 को ही बाद में क्यों लिखा है, इसका कोई रीजन है या आर्बिटरी कोई भी ऑर्डर हो सकता है? आर्बिट्रेरी नहीं सर, कॉलम फर्स्ट लिया था ना, आइगन वेक्टर x1 फॉर लैम्डा 1। ये कौन सा आइगन वैल्यू पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये पी मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। अभी जो कुछ देर पहले क्वेश्चन था, जो पहले x1 लिया गया फिर x2 लिया गया, अगर इंटरचेंज करते तो क्या आता? आप देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। जो फर्स्ट कॉलम है वो लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, और जो सेकंड कॉलम है वो लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो आपने इन आइगन वेक्टर को किस ऑर्डर में चूज किया है उस पर डिपेंड करता है कौन सा आइगन वैल्यू पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को पहले लिया गया है और लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को बाद में लिया गया है, इसीलिए लैम्डा इक्वल टू 1 पहले आएगा, लैम्डा इक्वल टू 6 बाद में आएगा। अगर आपने यहाँ पर x1 x2 को इंटरचेंज कर दिया होता, सपोज आपने x2 को फर्स्ट कॉलम में लिखा होता और x1 को सेकंड कॉलम में, अगर आप इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो d के एक्सप्रेशन में ये 6 और 1 का पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगा। आपने जिस ऑर्डर में यहाँ पे आइगन वेक्टर चूज किया है, जैसे x1 x2, तो यहाँ पर भी पहले लैम्डा 1 फिर लैम्डा 2। अगर आपने यहाँ पे p मैट्रिक्स पहले x2 चूज किया होता फिर x1 चूज किया होता, मैं लिख देता हूं यहां पर, if p is chosen like this, पहले x2 4 1 फिर x1 1 minus 1, in this case पूरा कैलकुलेशन अगर आप करते, डी मैट्रिक्स क्या था 6 0 0 1। 0 0 1। तो आइगन वेक्टर आप जिस ऑर्डर में चूज करेंगे आइगन वैल्यू भी उसी ऑर्डर में आएंगे। अगर पहले x1 फिर x2 है तो पहले लैम्डा 1 आएगा फिर लैम्डा 2 आएगा, पहले x2 है फिर x1 है तो पहले लैम्डा 2 फिर लैम्डा 1। तो P मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर आप किस ऑर्डर में चूज कर रहे हैं यह डिसाइड करेगा D मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज किस ऑर्डर में आएंगे। अगर आपने x1 को पहले चूज किया है तो लैम्डा 1 ही पहले आएगा, अगर आपने x2 को पहले चूज किया है लैम्डा 2 ही पहले आएगा। सपोज आपने x2 को पहले चूज किया और यहां पे लैम्डा 1 पहले लिख दिया, वो गलत आएगा। अगर आपने x2 को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, अगर आपने x2 को फर्स्ट कॉलम में लिखा है तो लैम्डा 2 पहले आएगा, x1 को सेकंड कॉलम में लिखा है तो लैम्डा 1 बाद में आएगा। जिस ऑर्डर में आइगन वेक्टर चूज किया है उसी ऑर्डर में आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर आएगा। क्लियर पॉइंट एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नाउ इस तरीके से तो हम जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बताया गया, एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो आइगन वैल्यू है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो आपको ये लग सकता है इतना सारा कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है। स्टेप 1 जो है इसमें अगर आपको आइगन वैल्यू पता चल जाए तो डायरेक्ट स्टेप 3 लिख सकते, स्टेप 3 में जा सकते हैं। अगर आपको आइगन वैल्यू पता चल जाए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये बीच के कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है।
डायरेक्ट डी इक्वल टू ये लिख देते हैं। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो, पी कैलकुलेट करो, पी इनवर्स कैलकुलेट करो, क्या जरूरत है? आइगन वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे। इतना सारा कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है? आप लिख सकते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, ऑल मैट्रिसेस आर नॉट डायगोनलाइजेबल इन नेचर। सारे मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल नेचर के नहीं होते हैं। मतलब सारे मैट्रिसेस को आप डायगोनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जिन मैट्रिसेस को आप डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उनके लिए ये फॉर्मेट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। रिपीटिंग, जिन मैट्रिसेस को आप डायगोनलाइज कर सकते हैं उन मैट्रिसेस के लिए ये फॉर्मेट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। पी कैलकुलेट करना, पी इनवर्स कैलकुलेट करना, उनको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन मैट्रिसेस को डायगोनल फॉर्म में चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए क्या ये फॉर्मेट लिखना पॉसिबल होगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है तो ये फॉर्मेट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बीच के जो कैलकुलेशंस हैं पी के, पी इनवर्स के, वो सारा आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है ही नहीं तो ये फॉर्मेट लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स से हम कैसे पता करेंगे जो उसको हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। some important points to remember. फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट बेसिकली बताता है कब हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे और कब हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। इट विल बी डायगोनलाइजेबल इन नेचर if and only if it has n linearly independent eigenvectors। क्या बोला गया? एक मैट्रिक्स हमारे पास, ऑर्डर क्या है? n, n क्रॉस n। ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा if and only if it has n linearly independent eigenvector। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n। इसके कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने चाहिए? n। यहाँ पे टोटल इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात की गई है। एक मैट्रिक्स के टोटल इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हैं? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी कितने होने चाहिए? n होने चाहिए। तभी मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा गया? इफ द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इज लेस देन n, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर n से कम है, देन P becomes non-invertible in nature. Such transformation does not exist. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लेस देन n है, उस केस में आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर सकते। इन सिंपल लैंग्वेज क्या मतलब है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर should be equal to order of the matrix. Number of independent eigenvectors should be equal to order of the matrix. तभी हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। If the number of independent eigenvectors is less than n, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट eigenvector अगर ऑर्डर से कम है, लेस देन n, देन मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज नहीं कर सकते। राइट डाउन दिस पॉइंट्स। इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट eigenvectors, if the number of independent eigenvectors
is equal to order of the matrix, is equal to order of the matrix, comma, then the matrix can be transformed into diagonal form. The matrix can be transformed into diagonal form. Next point. If the number of independent eigenvectors, if the number of independent eigenvectors is less than the order of the matrix, is less than the order of the matrix, comma, then the matrix cannot be transformed. The matrix cannot be transformed into diagonal form. ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखिए, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, n क्रॉस n मैट्रिक्स, इसका आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया। मैं सिर्फ आइगन वेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूं, अभी आइगन वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। पहले आपने इसके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट किए, n आइगन वेक्टर्स आ गए, x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। सपोज ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n। कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? n, इक्वल है ना, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज ये ऐसा है, इससे देखिए फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जो P मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो A मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स ही तो है ना। फर्स्ट कॉलम x1, सेकंड कॉलम x2 एंड सो ऑन। डायगोनलाइज करने के लिए P मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, अगर आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, आइगन वेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट है, तो ये मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो n इंडिपेंडेंट कॉलम्स, तो अगर कॉलम सारे इंडिपेंडेंट हैं तो बताइए इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो, बिकॉज ऑल कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसके इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं? n, तो इस P मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? n। तो जितने इंडिपेंडेंट रोज कॉलम्स होते हैं उसी को रैंक बोला जाता है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो भी n होगा। अब बताइए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n, और मैट्रिक्स का रैंक भी कितना है? n। मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स का ऑर्डर कब इक्वल होता है? मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स का ऑर्डर कब इक्वल होता है? नॉन सिंगुलर नॉन जीरो। नॉन सिंगुलर, जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, कि हमने रैंक वाले पार्ट में पढ़ा था, ऑर्डर और रैंक इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉन जीरो। अब बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ P अगर नॉन जीरो है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा?
हाँ सर। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो डायगोनलाइजेशन भी पॉसिबल होगा। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन विल एग्जिस्ट और ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना भी पॉसिबल होगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, देन हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां पर भी ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? P पे रिलेटेड है, P से। P इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? इस केस में P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। इस केस में क्या आप डायगोनल फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं? डायगोनल फॉर्म मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये फॉर्मेट पे डायरेक्टली लिख सकते हैं? हाँ सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज डायगोनलाइज तो हम कर पाएंगे, तो ये फॉर्मेट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आपको चेक करना है ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करेगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी कितने हैं? n। जस्ट आपको ये चेक करना है कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नाउ अगर ऐसा होता जो इसके इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर n से कम हो जाते तो क्या होगा? प्लस नहीं होगा। Suppose the eigenvectors are x1, x2 and so on. Suppose x1 और जो x2 है वो x1 का स्केलर मल्टीपल है, ax1, x3, x4 and so on. जो सेकंड आइगन वेक्टर है ना x2 वो kx1 है, मतलब वो x1 का स्केलर मल्टीपल है। सपोज ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है x2 इक्वल टू kx1। अब मुझे बताइए इसमें कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे? n-1, बिकॉज x2 जो है वो x1 पे डिपेंड करता है, तो एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कम होगा, तो n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n। और कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? n-1, मतलब लेस देन n से कम है। देखिए ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया n-2 क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मैंने जस्ट दो को एक को दूसरे पर डिपेंडेंट मान लिया है। ऐसा भी हो सकता है जो x3 है वो भी x1 पे डिपेंड करे, ऐसा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इज लेस देन n। अब लेस देन n जो है वो n-1 भी हो सकता है, n-2 भी हो सकता है, लेस देन n होना चाहिए। तो इस केस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लेस देन n है। तो इन दिस केस जो P मैट्रिक्स है उसमें कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स आएंगे? n-1, बिकॉज आइगन वेक्टर से कॉलम्स होते हैं, तो n-1 इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स P। तो बताइए जो मैट्रिक्स P है सिमिलरिटी मैट्रिक्स, उसका रैंक कितना होगा? n-1। तो जो मैट्रिक्स P है उसका ऑर्डर है n और रैंक है n-1। मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर से कम कब होता है? सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो। तो रैंक जो है वो n से कम है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ P विल बी 0। अब बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ P अगर 0 है तो क्या सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। और सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो इन दिस केस A कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन होते हैं। मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से कम होता है तो मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ये फॉर्मेट लिखना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको चेक करने को बोला जाए तो बेसिकली आप क्या करोगे, आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे, कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर विल डिसाइड दैट द मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायगोनल फॉर्म और नॉट। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर डिसाइड करेगा आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट एवरीवन? कोई डाउट है इसमें? एनीवन? हेलो सर। हाँ बताइए। सर मीन्स सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं क्या? सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सिंगुलर हम फर्स्ट थिंग डायगोनलाइज किसको बोल कर रहे हैं? ए को ना, हम ए को डायगोनलाइज कर रहे हैं। और जो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब जो सिंगुलर नॉन सिंगुलर बोल रहे हैं वो पी का है, ये नॉन सिंगुलर है। ए के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ओके। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगुलर नॉन सिंगुलर बोल रहे हैं वो पी को बोल रहे हैं, ए कैन बी एनीथिंग। पी नॉन सिंगुलर होगा तो डायगोनलाइज कर पाएंगे और पी अगर सिंगुलर होगा तो डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डायगोनलाइज किसको कर रहे हैं? पी को नहीं कर रहे हैं, ए को डायगोनलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पी। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको हम आइगन वैल्यूज के नेचर से कैसे डिसाइड करेंगे। आइगन वैल्यूज का नेचर मतलब आइगन वैल्यू को हमने दो टाइप डिस्कस किए थे। आइगन वैल्यू दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या याद है? आइगन वैल्यू दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट। डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट, राइट। आइगन वैल्यूज डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट है। हम आइगन वैल्यूज का नेचर देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जनरली देखा जाता है मैट्रिसेस के जो आइगन वैल्यूज हैं वो अगर नॉन डिजेनरेट है, मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यूज हैं वो सारे अगर नॉन डिजेनरेट है तो उस मैट्रिक्स को आप ऑलवेज डायगोनलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अगर डिजेनरेट आ रहे हैं तो उसको हम डायगोनलाइज मे भी कर सकते हैं, मे नॉट बी, मे बी डायगोनलाइज्ड, मे नॉट बी डायगोनलाइज्ड, तो श्योर नहीं है कुछ। आइगन वैल्यूज अगर नॉन डिजेनरेट है तो उसको हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आइगन वैल्यूज अगर डिजेनरेट है, रिपीट कर रहा है, तो डायगोनल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे इसका श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजेनरेट इन नेचर। ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है and all eigenvalues are non-degenerate in nature, then matrix A will have n linearly independent eigenvectors। सारे eigenvalues अगर non-degenerate है तो मैट्रिक्स A के
n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n, और इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं? n। तो क्या मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजेनरेट। n नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज। तो आप बताइए, ये हमने आई थिंक एक दो क्लास पहले डिस्कस किया था, एक नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आप लिख सकते हो? ओनली वन। तो एक नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। यहाँ पे n नॉन डिजेनरेट है, तो कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आप लिख सकते हो? n। रिपीटिंग, एक नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आप एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। तो n नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आप n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिख पाएंगे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस n। और कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? n। n। तो हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर पाएंगे। इक्वल है ना दोनों? जो प्रॉपर्टी लिखा गया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ये कब है बोल सकते हैं? व्हेन ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजेनरेट। सारे आइगन वैल्यूज नॉन डिजेनरेट हैं, तब हम बोल सकते हैं। समझ में आया पॉइंट? ये जैसे ये जो एग्जांपल था 5 4 1 2, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या आ रहे थे? 1 and 6। 1 and 6। डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट? नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट। तो नॉन डिजेनरेट है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है ये भी हमने कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। ये नॉन डिजेनरेट है, तो x1 x2 ऑब्वियसली क्या होगा? लिनियरली इंडिपेंडेंट। सो 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, जिसको हमने x1 x2 बोला। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है एंड देयर आर 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो इसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो बताइए, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डायगोनल मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच के कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 1 0 0 1006 और 6001। 6001। ये कौन सा फॉर्मेट आएगा? किस पे डिपेंड करेगा? p पे। पी मैट्रिक्स पे। जो पी मैट्रिक्स है उस पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मेट। आपको जस्ट चेक करना है ये नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, तो 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 है और 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, दोनों इक्वल है, तो आप डायगोनलाइज कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट है तो बताइए। इस केस में आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजेनरेट। नेक्स्ट हम देखेंगे, आइगन वैल्यू अगर डीजेनरेट हो जाता है, सारे डीजेनरेट होने की जरूरत नहीं है, कुछ आइगन वैल्यूज डीजेनरेट है या ऑल आइगन वैल्यूज आर डीजेनरेट, उस केस में क्या होगा? थर्ड पॉइंट सर वो लिख सर एक सेकंड, बैक स्लाइड नोट करने से। यस।
तो नेक्स्ट पॉइंट, आइगन वैल्यूज अगर डीजेनरेट हो जाते हैं तो क्या होगा? इफ सम और ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर डीजेनरेट इन नेचर, कुछ आइगन वैल्यूज डीजेनरेट है या सारे आइगन वैल्यूज डीजेनरेट है, इन दैट केस मैट्रिक्स ए विल हैव लेस देन और इक्वल टू n linearly independent eigenvectors. आइगन वैल्यूज जब डीजेनरेट है, इन दैट केस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इक्वल टू n भी हो सकता है, लेस देन n भी हो सकता है. When eigen values are degenerate, number of independent eigenvector may be equal to n or may be less than n. अब बताइए, जब ये इक्वल टू n आएगा तब क्या हम डायगोनलाइज कर पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल. जब इक्वल टू n आएगा तब हम डायगोनलाइज कर पाएंगे. जब लेस देन n आएगा तब डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे. तो इस केस में मैट्रिक्स ए मे बी और मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल इन नेचर. तो डीजेनरेट के केस में आपको चेक करना पड़ेगा आइगन वेक्टर कैलकुलेट करके, ठीक है, या कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं. नॉन डीजेनरेट में कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. नॉन डीजेनरेट में जस्ट चेक कीजिए नॉन डीजेनरेट है, डायरेक्ट आप ये फॉर्म लिख सकते हैं. लेकिन डीजेनरेट में कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर इक्वल टू n आ रहा है तो डायगोनलाइज कर सकते हैं, लेस देन n आ रहा है तो डायगोनलाइज नहीं कर सकते. तो दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एक में हम डायगोनलाइज कर पाएंगे, एक में डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सर ये थर्ड नंबर वाला पॉइंट एक बार बता देना, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. कौन सा? ये थर्ड. हाँ. यहाँ पे मैंने बोला इफ सम और ऑल आइगन वैल्यूज आर डीजेनरेट, अगर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डीजेनरेट है, मतलब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आइगन वैल्यूज अगर रिपीट कर रहे हैं, इन दैट केस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने आएंगे मैट्रिक्स के? इक्वल टू n भी आ सकता है, लेस देन n भी आ सकता है, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है. अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इक्वल टू n आया तो आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर पाएंगे. अगर लेस देन n आया तो डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे. n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर अगर इक्वल टू n आता है तो डायगोनलाइजेबल, लेस देन n आता है तो नॉन डायगोनलाइजेबल. ठीक है, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर विल बी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है वो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है. और कब हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? लेस देन के लिए, इक्वल के लिए? Equal. जब इक्वल आएगा. जब इक्वल आएगा तब हम डायगोनल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे. जब लेस देन आएगा तब हम डायगोनल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे. दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट दिस वन, ये एक मैट्रिक्स है. एनीवन इसका आइगन वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके बताएंगे? 3. हाँ सर. 3. तो सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो आएंगे 3. या ट्रेस डिटर्मिनेंट से भी आप चेक कर सकते हैं. इस मैट्रिक्स का ट्रेस 2 है, डिटर्मिनेंट 9 है, तो 3 आएगा. इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है 3. इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डीजेनरेट. अब डीजेनरेट के केस में डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है. तो बताइए इसके कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? n-r. n-r एक फॉर्मूला बताया गया था. तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर
डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए फॉर्मूला था n माइनस आर। n क्या है? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो इस केस में 2 है। एंड r क्या होता है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा i। r is the rank of the matrix A minus lambda I। और यहां पे लैम्डा के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? 3, जो आइगन वैल्यू है, मतलब A माइनस 3i बेसिकली। तो रैंक ऑफ A माइनस 3i, क्योंकि कैलकुलेट करके बताइए ये A माइनस 3i जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना है? 1। लैम्डा के बदले 3 रिप्लेस कर दिया, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कीजिए, ये 1 आएगा। तो n is 2, r is 1, तो कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे? 1। n माइनस r, n ऑर्डर है जो 2 है, और रैंक इस मैट्रिक्स का, उसको r बोलते हैं। इसका रैंक कैलकुलेट कीजिए, जो टेक्निक बताया गया था, ये 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, और कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? 1। तो क्या डायगोनलाइज कर पाएंगे हम? नहीं सर, नहीं कर सकते। तो दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड because number of independent eigenvectors is less than order of the matrix। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है और इंडिपेंडेंट eigenvectors 1 है। So this matrix cannot be diagonalized। किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से कम है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। पहले इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इस मैट्रिक्स का अगर आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यह आएगा 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, इसमें जो लैम्डा इक्वल टू 2 है, ये डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट? नॉन डिजेनरेट। ये तो नॉन डीजेनरेट है, एक ही बार आ रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 एक नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। अच्छी बात है। जो लैम्डा इक्वल टू -1 है, ये एक डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। ठीक है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहां पे आप चेक करके देखो, ये जो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे? 1। तो एक नॉन डिजेनरेट है, तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आ जाएगा। कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, ये कितने इंडिपेंडेंट है। एग्जैक्ट आइगन वेक्टर का फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए। एंड जो डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ये कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? n माइनस r। n माइनस r डीजेनरेट के लिए फॉर्मूला होता है।
तो n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये सेम फॉर्मूला हमने पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस किया। ठीक है, तो यहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3। r जो है, ध्यान रखिएगा, r b मैट्रिक्स का रैंक नहीं है, गलती से b मैट्रिक्स का रैंक मत कैलकुलेट कीजिएगा। r है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स b माइनस लैम्डा आई, b माइनस रैंक ऑफ b माइनस लैम्डा आई। b मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करके यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, ये गलत होगा। और यहाँ पे लैम्डा क्या है? -1। तो इट इज रैंक ऑफ a प्लस आई, लैम्डा के बदले -1 रिप्लेस कर दीजिए, b प्लस आई से, b प्लस आई। इस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कीजिए, b प्लस आई, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 1। इस मैट्रिक्स का अगर रैंक कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आएगा। तो बताइए n माइनस आर कितना होगा? 2। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिंस रैंक का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी 1-2 एग्जांपल डिस्कस किए, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये रैंक वाला पार्ट पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ आपको याद रखना है, आप कितने मैट्रिसेस के लिए याद रखेंगे, ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो n माइनस आर 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो बताइए इस मैट्रिक्स के कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हुए? 3। टोटल 3। देखिए इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 1 और डीजेनरेट के कॉरिस्पॉन्डिंग 2, टोटल 1 + 2, 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो इस मैट्रिक्स के 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है? 3। तो इन दिस केस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो क्या इस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो B कैन बी डायगोनलाइज्ड। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उतने ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। आइगन वेक्टर्स क्या है वो कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, नंबर पता लगाना है और कुछ नहीं। तो बी मैट्रिक्स का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा बी के कॉरिस्पॉन्डिंग, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1। इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने पी मैट्रिक्स कैसे चूज किया है। मैं यहाँ पे एक ही लिख रहा हूं। तो दिस विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू बी। बीच का जो कैलकुलेशन है वो आप स्किप कर सकते हैं, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। बी को आप डायगोनलाइज कर पाएंगे तो ये फॉर्मेट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इसी पार्ट में। किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया है, एक चीज किसी ने पूछा है, ये ए मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर है तो रैंक यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया? यहाँ पे रैंक ऑफ ए थोड़ी ना कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई। यहाँ पे ए का रैंक नहीं लिखना है, ए का रैंक तो 2 ही आएगा। यहाँ पे आर क्या है? रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और लैम्डा कितना है यहाँ पर? 3। तो हमें ए माइनस 3i का रैंक चाहिए। तो ए मैट्रिक्स ये है, तो आप पहले a - 3i मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, फिर उसका रैंक कैलकुलेट करो, 1 आएगा। a का रैंक कैलकुलेट नहीं करना, a माइनस लैम्डा आई का करना है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, b मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट नहीं करना, b मैट्रिक्स का रैंक तो 3 आएगा, b का कैलकुलेट नहीं करना है, b मैट्रिक्स का b माइनस लैम्डा आई का कैलकुलेट करना है।
सर जो डी में आपने इसकी आइगन वैल्यू की वैल्यू रखी है 2 -1 ये हाँ कैसे कैसे मतलब ऊपर नीचे भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो -1 सकता है, मैंने जस्ट एक लिखा है। ओके सर। ऑप्शन में कोई एक ही होगा, तीनों एक साथ नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है, ये रैंक कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? रैंक कैलकुलेशन करना तो बताया गया था ना। पहले ये तो बी है, बी प्लस आई, पहले ये मैट्रिक्स लिखिए फिर इसका रैंक कैलकुलेट कीजिए। रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है? क्या बताया गया था डेफिनेशन? सब मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, जो मेथड बताया गया था। या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स। तो रैंक वाला जो कैलकुलेशन है वही करना है। ये आपको याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं है जो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। बस मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है, आप कितने मैट्रिक्स का रैंक याद रखेंगे? तो जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया हमने वो क्या था? आइगेन वैल्यूज अगर डीजेनरेट हैं तो मैट्रिक्स को आप डायगोनल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के साथ इक्वल होता है तब हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से कम होता है तो हम डायगोनल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टीज हैं। देखिए क्या बोला गया। द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स P required for the diagonalization of Hermitian matrix will be unitary in nature। मतलब जिस मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर रहे हैं, किसको डायगोनलाइज कर रहे हैं? ए मैट्रिक्स को। तो जिस मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर रहे हैं, सपोज वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मतलब ए डैगर इक्वल टू ए। जिस मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर रहे हैं वो ए मैट्रिक्स है। देन जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। कैसे आया है भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो पी जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट देखिए, द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स P required for the diagonalization of a symmetric matrix A will be orthogonal in nature। तो फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर रहे हैं, दैट मींस A, ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक नेचर का है, तो जिस मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर रहे हैं वो सिमेट्रिक नेचर का है, इन दैट केस जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स P है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में तो हमने पहले डिस्कस किया है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। In case of similarity transformation or diagonalization, if A matrix is Hermitian in nature, then P will be unitary in nature. If A is symmetric in nature, then P will be orthogonal in nature. तो इनमें से एक प्रूफ करते हैं, देखते हैं सच में मतलब आ रहा है, कैसे आ रहा है फिजिकल। तो आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसका आपने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेशन किया, P इनवर्स AP। तो आपको क्या मिलेगा? डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू A, ये मिल गया। अब A हर्मिशियन मैट्रिक्स है। Suppose this is equation 1 and A is a Hermitian matrix। A अगर Hermitian मैट्रिक्स है तो A डैगर
इक्वल टू ए को हमने हर्मिशियन मान लिया। नाउ आप क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों तरफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट कीजिए, डैगर कैलकुलेट कीजिए दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट करते हैं तो डी डैगर इक्वल टू पी इनवर्स ए पी होल डैगर। अब बताइए डी डैगर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी डैगर इक्वल टू डी। ध्यान रखिएगा ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको अगर आप डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब भी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा। ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसको जब आप डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डी भी क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए हर्मिशियन है डी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है डी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो डी डैगर को हम क्या लिख सकते हैं? डी। एंड राइट हैंड साइड पी डैगर ए डैगर पी इनवर्स डैगर। तो नेक्स्ट स्टेप, D इज इक्वल टू P डैगर। A डैगर के बदले क्या लिख सकते हैं? A बिकॉज A तो हर्मिशियन है। तो D इक्वल टू P डैगर, A डैगर के बदले A इंटू P इनवर्स डैगर। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। जस्ट आप क्या करो, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स और इक्वेशन 2 के बोथ साइड्स, ये कंपेयर करो जस्ट। और इक्वेशन 2 हमें कैसे मिला है? इक्वेशन 1 जो है उसके दोनों तरफ हमने डैगर कैलकुलेट किया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो इक्वेशन 2 मिल गया। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डी है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड डी है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर रहा है। राइट हैंड साइड अगर आप कंपेयर करो, आप यहाँ पे चेक कीजिए, राइट हैंड साइड में ए के लेफ्ट में क्या है? इनवर्स। पी इनवर्स। और इक्वेशन 2 में ए के लेफ्ट में क्या है? पी डैगर। पी डैगर। ऐसे अगर आप राइट चेक करते हैं, देखिए ए का राइट पोर्शन, इक्वेशन 1 में राइट क्या है? राइट में क्या है? पी। और इक्वेशन 2 में ए के राइट में है पी इनवर्स डैगर। तो आप राइट भी कंपेयर कर सकते हो, लेफ्ट भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों से सेम रिजल्ट ही आएगा। अगर आप राइट कंपेयर करो तो यहाँ पे पी इनवर्स है, यहाँ पे पी डैगर है। पी इनवर्स इक्वल टू पी डैगर। तो बताइए P इनवर्स इक्वल टू P डैगर ये किस मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है? यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यही पॉइंट ऊपर लिखा गया था, इफ A इज हर्मिशियन देन P इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। इस स्टेप में डाउट है तो बताइए। सर डी का जो लास्ट स्टेप है वो एक बार और बता दो। ये स्टेप ये कंपेयर करने वाला कौन सा? नहीं कंपेयर नहीं सर, जो आया है ना ये पी डैगर ए डैगर वाला। तो यह है ना, जैसे ए बी सी होल डैगर क्या होता है?
ये क्या है, ए बी सी होल डैगर, तो क्या होगा, सी डैगर बी डैगर ए डैगर, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ए बी सी होल डैगर। फिर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए डैगर के बदले क्या लिख सकते हैं, हो गया A. सर, ए आ गया। ए, Yes, sir. बिकॉज ए हर्मिशियन है। फिर कंपेयर किया तो पी इनवर्स इक्वल टू पी डैगर, ये यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप फोर्थ पॉइंट जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे आप फिफ्थ पॉइंट भी प्रूफ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया, ए सिमेट्रिक है तो पी ऑर्थोगोनल होगा। अब बताइए, अगर आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया, फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ट्रांसपोज, ओनली ट्रांसपोज, Transpose. ओनली ट्रांसपोज। जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स में डैगर आता है, सिमेट्रिक में तो ट्रांसपोज आता है ना। Transpose आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वाला टेक्निक सेम है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए डैगर कैलकुलेट किया, फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे इस रिलेशन का। पी इनवर्स इक्वल्स टू पी ट्रांसफर आएगा सर। बिल्कुल, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो। यस सर। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे आएगा पी इनवर्स इक्वल टू पी ट्रांसपोज, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। और कोई डाउट है इसमें, एनीवन? सर ये लास्ट वाला कंपेयर करेंगे तब भी यही आएगा, पी इनवर्स इक्वल टू पी डैगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, जैसे ये क्या है, ये क्या है, P इक्वल टू, जैसे यहाँ पे P है, P इक्वल टू ये आ गया ना, तो दोनों तरफ आप डैगर कैलकुलेट करो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, मैं लिख देता हूं। अगर राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो आएगा P इक्वल टू P इनवर्स डैगर। अब दोनों तरफ अगर फिर से डैगर कैलकुलेट करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, P डैगर, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इनवर्स। P इनवर्स। एक मैट्रिक्स का दो बार डैगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही तो आ जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करो या राइट हैंड साइड कंपेयर करो, रिलेशन सेम ही आए, P इनवर्स इक्वल टू P डैगर। क्लियर है एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी ने भी क्वेश्चन किया है कि डी हर्मिशियन है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओके, जैसे मैंने बोला, ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको डायगोनलाइज करेंगे तो डी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये आपने कैसे लिख दिया सडनली? ऑब्वियसली हर्मिशियन आएगा ही, ये समझने का और एक तरीका भी है, इससे आप समझ सकते हैं डी को हम हर्मिशियन क्यों बोल रहे हैं। ए जो है, ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। प्लीज माइक ऑफ रखिए, किसी का माइक ऑन है। ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के जो आइगेन वैल्यूज हैं वो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे? रियल। रियल। तो देखिए, सपोज हम 2x2 की 3x3 की बात कर रहे हैं, तो ऑल आइगेन वैल्यूज विल बी रियल, λ1 λ2 λ3, दिस विल बी रियल। ये तो प्रॉपर्टी हर्मिशियन मैट्रिक्स का। अब आइगेन वैल्यू अगर रियल है तो जो डी मैट्रिक्स आएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल में भी तो λ1 λ2 ही आएगा ना। λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। अब मुझे बताइए, ये जो डी मैट्रिक्स आया, ये रियल मैट्रिक्स है या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है? रियल। तो डी इज ए रियल डायगोनल मैट्रिक्स। रियल बिकॉज जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो रियल है, बाकी तो जीरो ही है, तो ऑल एलिमेंट्स आर रियल, तो रियल डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब आप इसका डैगर कैलकुलेट करोगे
डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो डी ट्रांसपोज देन इसका कॉन्जुगेट। सिंस ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डी। डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम ही आता है, तो डी कॉन्जुगेट। सिंस ये रियल मैट्रिक्स है तो डी कॉन्जुगेट क्या चलाएगा? डी। तो अब देखिए, अब कैलकुलेट क्या कर रहे थे? डी डैगर इक्वल टू क्या आ गया? डी। तो ये क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है? हाँ सर। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो ए हर्मिशियन है तो डी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसे अगर ए सिमेट्रिक है तो जो डी है वो भी सिमेट्रिक ही आएगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स है उससे क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। 6 पॉइंट है, टू स्क्वायर मैट्रिसेस, so we have two square matrices A and B, they can be simultaneously diagonalized if and only if A and B commutes with each other. Two square matrices can be simultaneously diagonalized if and only if A and B commutes with each other. तो दो स्क्वायर मैट्रिसेस को हम साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कर सकते हैं अगर A एंड B कम्यूट करता है, तब हम साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब क्या है? एनीवन? एक साथ में एक साथ आइगन वैल्यूज निकालना सर। एक साथ में यार हम टाइम की बात तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू टाइम का फ्रेम तो नहीं है जो एक साथ निकालेंगे, ऐसा कुछ। न्यू आइगन वेक्टर नो, आइगन वेक्टर मतलब मैं बोलूं साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब, आइगन वेक्टर से रिलेशन बाद में है। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब है मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए हम किसका हेल्प ले रहे हैं? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में एक पी मैट्रिक्स यूज होता है जिसको हम सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब है जो पी मैट्रिक्स यूज होगा डायगोनलाइज करने के लिए वो सेम होगा दोनों के लिए। तो एक ही पी मैट्रिक्स दोनों को डायगोनलाइज करेगा। तो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स पी will be same for A and B. तो मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में सिमिलैरिटी मैट्रिक्स P का यूज होता है। तो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब है जो मैट्रिक्स A को डायगोनलाइज करेगा वही मैट्रिक्स P को भी डायगोनलाइज, B को भी डायगोनलाइज करेगा। तो P इनवर्स AP, तो हम A को डायगोनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डायगोनल मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू A। सेम P मैट्रिक्स अगर आप B के लिए यूज करें तब भी वो डायगोनल फॉर्म में चला आएगा। तो सेम P मैट्रिक्स A एंड B दोनों को ही डायगोनल फॉर्म में चेंज कर रहा है, दोनों को ही सेम मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा अलग अलग मैट्रिक्स के लिए P मैट्रिक्स अलग अलग होता है। अलग अलग मैट्रिक्स के लिए P मैट्रिक्स अलग अलग होता है। ये P मैट्रिक्स हम यूज करते हैं ना, अलग अलग मैट्रिक्स के लिए P मैट्रिक्स अलग होता है। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कर सकते हैं मतलब A एंड B के लिए
ये P मैट्रिक्स सेम आएगा। जो मैट्रिक्स A को डायगोनल फॉर्म में चेंज करेगा वही मैट्रिक्स B को भी डायगोनल फॉर्म में चेंज करेगा। किसी ने बोला है दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा, बिल्कुल नहीं। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब आइगन वैल्यू सेम होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। आइगन वैल्यू सेम नहीं होगा, आइगन वेक्टर सेम होगा, राइट। A एंड B विल बी सेम फॉर A एंड B, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं जी, ये कम्यूट क्यों करना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के लिए P सेम है, A के लिए जो P यूज होगा B के लिए भी सेम P यूज होगा। अब मुझे बताइए जो P मैट्रिक्स है वो फॉर्म कैसे होता है, P मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर्स निकाल के आइगन वेक्टर से। आइगन वेक्टर। मतलब ये जो P मैट्रिक्स है, इस रिलेशन में P मैट्रिक्स के अंदर A के आइगन वेक्टर्स हैं और इस रिलेशन में P मैट्रिक्स में B के आइगन वेक्टर्स हैं। तो अगर दोनों के लिए P सेम है तो हम बोल सकते हैं A एंड B के कॉमन आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूं, P मैट्रिक्स के अंदर A के आइगन वेक्टर्स होंगे, P मैट्रिक्स के अंदर B के आइगन वेक्टर्स होंगे। तो दोनों के लिए अगर P मैट्रिक्स सेम है तो A और B के आइगन वेक्टर्स भी तो कॉमन होंगे। तो A एंड B will have common eigenvectors. तभी P मैट्रिक्स सेम आ सकता है, बिकॉज P मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं वो आइगन वेक्टर्स ही होते हैं। तो दोनों के लिए अगर P मैट्रिक्स सेम है तो आइगन वेक्टर भी कॉमन होगा दोनों का। अब बताइए, क्वांटम में आप लोगों ने पढ़ा है दो मैट्रिसेस के या दो ऑपरेटर्स के कॉमन आइगन फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं? जब वो कम्यूट करते हो। जब वो कम्यूट करता है तभी कॉमन आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो A एंड B इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BA। तो दो स्क्वायर मैट्रिसेस को हम साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कब कर सकते हैं? जब A एंड B कम्यूट करेगा। तो एक तरीका तो यह है समझने का कि साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कब करेगा? जब A B कम्यूट करता है। यहां पे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका यूज किया। एक दूसरा तरीका भी है। अब मुझे बताइए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूट करता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता, लेकिन अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट करता है। हाँ चेक सर। कर सकते हैं। तो DA एंड DB डायगोनल मैट्रिक्स है, तो DA इंटू DB विल बी इक्वल टू DB इंटू DA। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता, लेकिन दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है ऑलवेज, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो आप यहां पे देखिए, DA के बदले आप क्या लिख सकते हो? P इनवर्स AP। DB के बदले लिख सकते हो P इनवर्स BP। राइट हैंड साइड में भी सेम रिप्लेस कर देते हैं, P इनवर्स BP और DA P इनवर्स AP। तो यहां पे आप देखो, P इनवर्स और राइट हैंड साइड में भी P इनवर्स, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा P इनवर्स ABP और राइट हैंड साइड आ जाएगा P इनवर्स BAP। तो दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA।
दैट मीन्स ए एंड बी कम्यूट करेगा। सेम रिजल्ट आ गया, हमने जस्ट यहाँ पे क्या यूज किया, डायगोनल मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज किया। इस प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं उससे, और दूसरा सिंपल मैथमेटिकल व्यू, डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट करता है, वहां से आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करने का मतलब ए बी को डायगोनलाइज करने के लिए जो पी मैट्रिक्स यूज होगा वो सेम होगा। और साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करना कब पॉसिबल है, जब ए एंड बी कम्यूट करता है। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट है तो बताइए। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक चीज बता दिया जाए, मैट्रिसेस का और एक लेक्चर होगा, इसमें मैट्रिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो आप लोग जो प्रॉब्लम शीट और डीपीपी शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ट्राई करते रहिएगा। एक क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास लास्ट है मैट्रिसेस का, उसके बाद एक प्रॉब्लम सेशन होगा, इसमें डीपीपी शीट और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके डाउट डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए। बैक स्लाइड शो करना। सर स्लाइड नंबर भी डिनोट कर दीजिए, स्टार्टिंग से सर करिए। Just 1 minute.
सर 14 नंबर स्लाइड। सर 26 पे क्या है? 26 नहीं 25 तक की। ओके सर, सर 14 नंबर स्लाइड पे आना है। 14 नहीं है ये। 14 फर्स्ट और सेकंड शो कर दो प्लीज। सर इसमें ये x1 और x2 में रिलेशन क्या है ये समझ में आया थोड़ा। सर इसमें मैट्रिक्स तो एक A1 एक ही दिए हुए है ना, तो इससे कैसे रिलेट करेंगे? क्या रिलेशन समझ में नहीं, मतलब कौन सा रिलेशन? एक 2/2 की एक ही दिए हुए है ना, तो इससे P ने ड्राइव किया ना, वो नहीं आया ये रिलेशन ये किया ना लैम्डा इक्वल टू 1 वाला। हाँ ये आइगन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद ही रिलेशन मिल जाएगा। आइगन सर वेक्टर ये जब 1 और 6 तो आ गया, बट इसके बाद आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे थोड़ा। सपोज आपको लैम्डा 16 पता चल गया, फिर आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन सा इक्वेशन यूज करके आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं? ओके सर। वो यूज तो कीजिए, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये x1 x2 जो है ये आइगन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। ये इक्वेशन में होता है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं x1 x2। ओके तो जब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, वहां से वो रिलेशन आ जाएगा जो लिखा गया। हाँ सर आ गया कल करवाया था। सर मैं ये पूछ रहा था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है क्या? ये डिपेंड करता है उसके एलिमेंट्स के ऊपर, रियल है कॉम्प्लेक्स है। ऐसे इन जनरल स्टेटमेंट बोला मुश्किल है, जो एलिमेंट्स है वो रियल एंट्री है कॉम्प्लेक्स एंट्री है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं सर, अगर मतलब रियल है तो? रियल है तो नॉट ऑल, नो। कल ही हमने क्लास में एक चीज चेक कीजिए। कल आई थिंक एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 3 मैट्रिसेस गिवन थे, उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने को बोला गया था। हाँ सर। उसमें 1 2 3 आंसर आया था। हाँ सर। तो उसमें भी देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का रैंक 3 था, बट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 3 से कम आए थे, तो उस केस में डायगोनलाइज नहीं कर सकते। सारी चीजें डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर के ऊपर। सर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड शो कर दो। ये फर्स्ट स्लाइड है। थैंक यू सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर नीलपोटेंट मैट्रिक्स को तो डायगोनलाइजेबल नहीं कर सकते ना? नीलपोटेंट मैट्रिक्स हाँ। टू द पावर k है, नीलपोटेंट नहीं, नीलपोटेंट में नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।